मेंस का पेपर थर्ड में पूछता है। हाँ, जैसे तुमको क्वेश्चन दिखाते हैं तब क्लियर होगा। क्या व्हाट्सएप में तुम लोग क्वेश्चन भेजे थे ना, यूपीएससी वाला? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन खोल के मैं तो नहीं भेजा था। ठीक ठीक होगा। इतना स्लो का है। पेपर पेपर एक डाउनलोड हो जाता है। बस दिखाई दे रहा है, नहीं बोला? हम बड़ा करते हैं। बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछता है सो दिखाते हैं। कोई भी और भी कर दो। और हो। एक मिनट। अब तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्लियर? हम्म। तो मेरा पिक्चर भी आता रहता है इसमें। देखो, यहाँ से है जो इस 20 प्रश्न पूछा जाता है, 10 को हिंदी में, 10 को इंग्लिश में छपा होता है। एक मिनट। हो गया ना? देखा, 20 में से 10 सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं, है ना? मतलब कि आपको उसी प्रकृति, उसी मीडियम में लिखना होगा जिस मीडियम में आप फॉर्म भरे हुए हैं। अगर हिंदी में लिखे हैं, अगर हिंदी मीडियम चुन लिए हुए हैं और हिंदी में नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर शून्य मान लिया जाएगा, कोई अंक नहीं मिलेगा। ये होता है। और सब कुछ ये मेन पृष्ठ पर लिखा हुआ है, देख लो। 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में, और यहाँ लिखा हुआ है 250 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन के समय सामने शब्द सीमा लिखा रहता है, वर्ड लिमिट लिखा हुआ है। तो देखो, वही बात इंग्लिश में लिख दिया। यहाँ से देखो, पहला, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन द इंटरगवर्नमेंटल एंड इंट्रा गवर्नमेंटल, मतलब इंटरगवर्नमेंटल इशू ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दो को तुम पढ़ो। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ थोड़ा सा बताए थे, समावेशी विकास क्या होता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, बताया नहीं थे पूर्ण। तो देखो, ये तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन ई तो हम पढ़ा है। तो देखे हो क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, तुम ही पूछा था शायद। एक्सप्लेन इट डिटरमिनेंट, अब जीडीपी से रिलेटेड है। व्हाट इज अ फैक्टर दैट हैव इनहिबिटेड इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी?
देखो इस क्वेश्चन को तुम लोग लिख सकते हो, ना समझ में आया तो थोड़ा भी इंटरनेट का हेल्प करके पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लो, उसका क्या पार्ट्स होता है वैसे लिखो, मात्र 150 वर्ड में लिखना है, उसके क्या क्या फैक्टर है ना, जो हाँ 4 वर्ड, मतलब कि एक पेज पर लिखना है ना आंसर, जैसे एक पेज तुम्हारा ऐसे रहता है, तो 150 वर्ड में तो ऐसे लिखो। यहाँ पर तो क्वेश्चन खुद लिखा रहता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखा रहता है, आंसर के लिए खाली जगह रहता है, तो मान लो कि 30-40 वर्ड 50 वर्ड इसमें लिख दिए, अगला पेज में 100 वर्ड लिख दिए, हो गया बात खत्म, 150 वर्ड। देखो अभी क्वेश्चन आ गया, भारत में कृषि उत्पाद और परिवहन, मतलब कृषि उत्पाद के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है। अब एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद ही आप लोग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो आराम से लिख सकते हो, व्हाट इज द मेन कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। सब किया जा सकता है, लेकिन शुरू करोगे तब ना समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे लिखना है। कोशिश करना। अब एक बार एग्जाम का क्वेश्चन है, एक थोड़े हो जाएगा कि लिख लोगे टॉप हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा करिए। माइक बंद कर लो। देश में खाद्य प्रसंस्करण, व्हाट इज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। कितना बार बताया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है, उसका मेन चैलेंज क्या है, उसके सामने कौन सी चुनौतियां रखी गई है, क्या चुनौतियां है और क्या उसमें अवसर है, मेन यही देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि उसमें किस बात को लिखना है। आधा पार्ट, आधा तुमको 10 नंबर में 150, देखो 150 शब्द का आंसर लिखना है, उसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला है देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौती और अवसर क्या है, दूसरा पार्ट होगा तो मान लो कि 75 वर्ड इसको लिखते हो, 75 वर्ड में इसका आंसर हो गया ई पार्ट का। फिर खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो 75, मतलब कि 75 वर्ड इसको लिखो। इस 75 में 2 चीज, पहला तो लिखो खाद्य फूड प्रोसेसिंग का डिफिनेशन क्या होता है, 20-25-30 वर्ड में लिख दिए। उसका मेन चुनौती क्या है, तो वो मान लो कि 30 वर्ड में लिख दिए, ये 20 वर्ड में लिखो, ये 30 वर्ड में लिखो, फिर यह 30 वर्ड में लिख दो इसका उसका अवसर क्या है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, तो ये हो गया तुम्हारा 80 वर्ड, 50, 30, 30, 60, 20, 80 वर्ड। 70 वर्ड में इसको कर दो, ये वाला पार्ट को, तब जाके तुमको 10 में से 6-7 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है, वर्ड लिमिट कैसे चुनना है, आंसर में कौन सा पार्ट होना चाहिए, एक पैरा छोटा सा डिफिनेशन, दूसरा पैरा उसके सामने कौन कौन चुनौतियां है, तीसरा पैरा उसका अवसर क्या है ना, और एक पैरा में उसको मतलब खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा जिसको मतलब प्रोत्साहित, खाद्य प्रसंस्करण कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फार्मर को, उसके बारे में लिख दो। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को तब लिख सकते हो। दूसरा, अब यहाँ से आ गया साइंस टेक, तो हर बार कम से कम एग्रीकल्चर से 3-4 सवाल, अकेले एग्रीकल्चर से 3-4 सवाल रहता है। सामने दे गया एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर का, मतलब कि 20 क्वेश्चन में से एग्रीकल्चर का 3-4, 2-3 क्वेश्चन होना ही होना है एग्जाम में। देखो यहाँ लिखा हुआ जल संरक्षण और जल सुरक्षा हेतु, तो इसमें भी एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ हिस्सा आ जाएगा, लिख सकते हो थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में। ड्रिप इरिगेशन यूज किया जा रहा है जल को बचाने के लिए, है ना, स्प्रिंकलर, शब्द को कैसे यूज करके मेंस का आंसर लिखना है, सब सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। देखो यहाँ और क्वेश्चन देखो, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख कारक उत्तरदायी है, व्हाट मेजर फैक्टर इज रिस्पांसिबल मेकिंग राइस वाटर सिस्टम ए सक्सेस। इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई। अब देखो धान गेहूं सफल बनाने के लिए क्या, और दूसरा बात
ये इतना सफल हुआ है, फिर भी वह मतलब एक प्रकार से क्या है, उसको कैसे बैन, हाँ, बैन किया जा रहा है इंडिया में। देखो, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ोगे तो सही आंसर दोगे, क्योंकि हिंदी में जब होता है ना क्वेश्चन, तो हिंदी में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आता है, तो हिंदी में गलती भी हो सकता है, मीनिंग कुछ और निकलेगा। फिर देखो, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लेशन सिनारियो। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि अगर सही से नहीं उपाय कीजिएगा तो जल भंडार कम रहा है, सिंचाई प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए। सिर्फ एक टॉपिक मतलब एग्रीकल्चर पढ़ने से तुम्हारा इतना क्वेश्चन बन सकता है। और थर्ड पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है ना, 20 गो, उसमें 10 गो इकोनॉमिक्स से सब पूछता है। अब बाकी 10 गो सिर्फ पूछता है किससे मिलाकर, जैसे इसमें साइंस एंड टेक है, तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, फिर तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी है, सब मिला के 10 क्वेश्चन रहता है, और बाकी 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहता है। उस इकोनॉमिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 भी रहता है एग्रीकल्चर से सिर्फ। समझ रहे हो मेंस के लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। फिर भी हम बताते हैं, आते हैं अब अपने क्लास। थोड़ा सा हमारा काम है पढ़ाना, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो देखो, एग्रीकल्चर मेंस थर्ड में पूछा। अब तो क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कैसे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। हम इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो होगा इसमें। जहाँ पीटी वाला होता हम अभी तक जो इम्पोर्टेंट टर्म है पढ़ा के खींच दिए होते, लेकिन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए आप लोग को आराम से। पिछले दिन कहाँ तक पढ़ाए थे और क्या पढ़ाए थे, थोड़ा बता देना। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे पिछले दिन? नहीं याद है? मतलब कोई भी घर में पढ़ता नहीं? बताओ बताओ। पेस्टिसाइड सब के बारे में बताए थे। एग्रीकल्चर क्रेडिट, और फार्मर क्यों सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम या सर्विसेज, है ना। प्रधानमंत्री फसल, ओ हाँ, यही पढ़ाना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यही शुरू किए थे, और उसी में टाइम खत्म हो गया था। तो क्या किया गवर्नमेंट ने जनवरी 2016 में, कब? जनवरी 2016 में, बाइक ऑफ कर, गवर्नमेंट ने जनवरी 2016 में इस योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। तो यह किसान के कल्याण के लिए एक बहुत प्रमुख योजना के रूप में है। इसमें क्या होता है, देखो, बीमा कर देना, किसी भी चीज का बीमा मतलब जानते हो, LIC कैसे इंश्योरेंस लेती है, इंश्योरेंस। तो फसल का बीमा कर दिया जाता है। मान लो कि किसान खेती किया, और उसके क्रॉप को अगर मान लो कि बाढ़ आ गया, पहले से फसल का बीमा करवा लोगे तो बाढ़ आ गया चाहे कुछ भी आ गया, तो उसके बदले में गवर्नमेंट पैसे देती है।
तो जनरली सब क्रॉप का होता है, खरीफ का भी होता है, रबी क्रॉप का भी होता है, और सबसे ज्यादा फसल बीमा इंपोर्टेंट होता है किसके लिए? कैश क्रॉप के लिए। कैश क्रॉप समझते हो तुम लोग? नहीं पता? नहीं ना? कितना आप लोग को बताना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा हमको कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे एक होता है, क्या आते हैं ये क्रॉप क्लासिफिकेशन। तो क्रॉप क्लासिफिकेशन में वो तो हम सीजन के आधार पर बता दिए थे, रबी खरीफ जायद। लेकिन नॉर्मली और भी बहुत सारा सिस्टम होता है जिससे क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप समझ रहे हो ना? तो वैसा क्रॉप जिसको डायरेक्ट फूड ग्रेन मिलता है, जैसे मान लो कि जिसको खाने के लिए लोग यूज करते हैं, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होता है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू हो। तो क्या होता है, ज्वार बाजरा। तो इसमें से भी कुछ ऐसा होता है जिसको बोलते हैं सीरियल्स। सीरियल्स जानते हो? और एक होता है मिलेट। पता है कि नहीं? एक होता है सीरियल्स। मतलब सीरियल में क्या होता है, और एक होता है जैसे मान लो कि फूड क्रॉप में हो गया सीरियल। तो सीरियल को भी दो टाइप्स का हो जाएगा। एक होता है फाइन ग्रेन। इतना इतना डेप्थ में तो आप लोग को जरूरत में नहीं है, लेकिन चलो जान लो। एक होता है कोर्स ग्रेन। फाइन ग्रेन में जैसे राइस आता है, व्हीट आता है। कोर्स ग्रेन में क्या आता है? जैसे ज्वार, जानते हो ना ज्वार, बाजरा, या तुम बोल सकते हो मक्का, रागी। रागी मतलब समझते हो, मरुआ। देखो, कभी कभी एक टर्म सुना होगे मिलेट। तो मिलेट्स भी दो टाइप्स को में बांट देंगे। मेजर मिलेट्स, माइनर मिलेट्स। मेजर मिलेट में क्या आएगा? वही बात, ज्वार आएगा मेजर मिलेट में। आपका आ जाएगा बाजरा आएगा। ज्वार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? शोरगम। बाजरा को बोलते हैं जनरली पल्स मिलेट। एक होता है रागी को मिलते हैं फिंगर मिलेट। क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट। वो सब उतना वो अंदर में ज्योग्राफी की बात ही सब आ जाती है। माइनर मिलेट में क्या होता है कि जैसे आपका लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, कुछ नाम है मिलेट। मिलेट वैसे फूड को कहते हैं जो गरीबों के द्वारा खाया जाता है, वैसा भोजन जो
गरीबों के लिए। मतलब मिलेट्स आर स्टेपल फूड, इसे बोल सकते हैं इसको स्टेपल फूड्स, या इसी को और बोलो तो पुअर फूड। समझ में आ रहा है? आप लोग फूड क्रॉप में ये भी होता है दाल, पल्सेज। तो दाल में भी क्या होता है, बहुत बड़ा। तो दाल में सबसे बड़ी बात होता है कि ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मेजर सोर्स ऑफ क्या, प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा मिलता है ना। वैसा ही होता है स्टार्च क्रॉप। तो दाल में तो जब मैं करते हो क्या होता है, चना वना मूंग मसूर ये सब, सोयाबीन ये सब। एक होता है, इसी में से हम अलग से डिवाइड कर देते हैं, स्टार्च क्रॉप, या इसी को बोल सकते हैं आप लोग ट्यूबर क्रॉप। मतलब इसमें क्या आता है, अरे स्टार्च क्रॉप और ट्यूबर क्रॉप हुआ क्या, मतलब कि फाइबरस फूड जनरली बोल सकते हैं कि इसमें स्टार्च की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो। जैसे आलू उलू को इसमें रखते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। इसमें और एग्जांपल में ले सकते हैं, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, काजू, और रेडिश भी इसमें रख सकते हैं, सारा होता है। ये हो गया। एक होता है, ये तो फूड क्रॉप के बारे में हो गया। दूसरा होता है कैश क्रॉप। क्या हो गया, कैश क्रॉप। तो हम कैश क्रॉप को थोड़ा सा बता देते हैं। वैसा क्रॉप जिसको बेचने पर पैसा इनकम हो, डायरेक्ट बिजनेस पर्पज से ही लगाया जाए। तो कैश क्रॉप में भी मेनली होता है कि, जनरली नाम है क्या, नाम बता देते हैं इसका। सबसे मेन होता है कॉटन, कपास जिससे कपड़ा बनता है, जूट हो गया, गन्ना हो गया, शुगर केन, तंबाकू हो गया, टोबैको, तेल वाला हो गया, ऑयल सीड्स। वैसे बहुत सारा होता है ना। तो इसमें से भी दो टाइप्स कर देते हैं, कि एक फाइबरस क्रॉप होगा, फाइबर के लिए, मतलब उससे रेशा प्राप्त होगा। और कुछ होगा जैसे ऑयल सीड हो गया, कुछ खाने वाला होगा। ये सब अलग अलग टाइप का क्रॉप होता है। और एक टर्म आता है हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप भी आप लोग समझ लो। ओह सॉरी, भूल गए थे। प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत क्या आता है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, अब बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो प्लांटेशन किसका किया जाता है, जैसे चाय का, कॉफी का, है ना। वैसा ही होता है, रबर का प्लांटेशन होता है, मसाला सबका होता है, ये सब का प्लांटेशन किया जाता है। कुछ होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप,
हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंतर्गत क्या आता है? जैसे वेजिटेबल, है ना, फ्रूट्स, ये भी लिख सकते हैं, सब हो गया ना। ये सब क्रॉप का टाइप्स हो गया। अब क्रॉप के बारे में कुछ कुछ पता चला आप लोगों को कि नहीं? अब सीजन के आधार पर उसको रबी खरीफ जायद में बांटते हैं। तो इतना बात समझ लो, किसी भी क्रॉप को कौन कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। एक टर्म आता है क्रॉपिंग पैटर्न, है ना। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न कहने का मतलब वही होता है कि जैसे कोई क्रॉप है, मतलब फसल है, उसको कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करता है। तो क्रॉप के लिए मेनली क्या होना चाहिए, उसका मतलब लोकेशन क्या है, कि कौन से फसल की खेती किस लोकेशन या किस एरिया में होती है। दूसरा बात कि वह किस टाइम में उसका फसल होता है। जैसे मान लो कि गेहूं का फसल का सीजन फिक्स होता है, चावल की फसल का फिक्स होता है, फिर बोल सकते हो गन्ना का भी अपना फिक्स है, चाय भी उसी समय। तो सब चीज का अपना फसल का टाइमिंग फिक्स है। और किस प्रकार से हम क्रॉप को अरेंजमेंट उसके लिए करते हैं, क्रॉप्स को अरेंजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये सब है क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से खेती करने की प्रक्रिया, उसका प्रणाली क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया, उसका स्पेशियल देखेंगे। स्पेशियल मतलब समझते हो ना, मतलब उसका लोकेशन एरिया क्या है, उसका टाइम क्या है, टेम टेम्पोरल। देखो, एक टर्म हमेशा सुनते होंगे, एक वर्ड यूज किया जाता है स्पेशियल, और एक होता है टेम्पोरल। कभी कभी पूछता है किसी भी चीज का स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ कुछ भी, क्रॉपिंग पैटर्न या कुछ भी। तो वहां पर उसका एरिया लोकेशन के बारे में बताना होगा, उसका टाइम के बारे में बताओगे तो टेम्पोरल हो गया, तो क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। तो इसके कारण जो वेरिएशन आ रहा है, लोकेशन, एरिया, टाइम, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप के कारण जो, अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप क्या है कि आप एक साथ कई को फसल लगा रहे हैं, किस चीज की खेती कर रहे हैं, वो सब। तो इसके कारण जो भी तुमको चेंज आता है क्रॉप में जो भी वेरिएशन आता है, वो सब क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आता है। मतलब कि एक पहाड़ी इलाका में चावल की खेती करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, प्लेन एरिया में खेती करेंगे तो उसका मेथड अलग होगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग पैटर्न। कौन कौन सा कारक है, फैक्टर, जो क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। देखो, हम एक चीज, फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ाने से पहले हम ये सब छोटी छोटी बात अगर हम ये सब क्लियर करें तो ऐसा ही 5 क्लास चल जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन फिर हम बढ़ा देंगे, हमको क्या। रिलीफ, रिलीफ को हिंदी वाले जानते हैं, उचावच, मतलब वह जमीन कैसा है, पहाड़ी है, पठारी, प्लेन एरिया है, कि बोल सकते हो समतल भूमि है ना। मतलब जैसा क्षेत्र होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर सिंचाई करने के लिए मिलेगा। वहां का क्लाइमेट क्या है, वहां बारिश ज्यादा होती है कि नहीं होती है। किसी भी क्रॉप को प्रभावित करने वाला ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर, रिलीफ हो गया, क्लाइमेट हो गया,
टेम्परेचर यहाँ पर कितना मिल रहा है, क्लाइमेट का ही पार्ट है टेम्परेचर, लेकिन जान लो अभी हम डिवाइड कर देते हैं सब चीज को। रेनफॉल क्या मिल रहा है, तो टेम्परेचर देखो, एक और बात, क्लाइमेट में ही लिख लो, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, फिर तीसरा फैक्टर क्या है, वहाँ का सॉइल किस प्रकार का है, मिट्टी कैसी है। इसके लिए कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी लगता है खेती करने के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स कहने के लिए क्या हो सकता है, जैसे वहां पर इरिगेशन के लिए आप क्या पद्धति अपना रहे हैं, मतलब कि क्रॉपिंग पैटर्न के लिए एमएसपी है क्या है। अगर मान लो कि तुम खेती करते हो और एमएसपी ही नहीं मिलता है, सामान प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसको कचरा में फेंकना पड़े, तो कोई भी क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाएगा ही नहीं, खेती करेगा ही नहीं, है ना। मतलब उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा कितना दिया जा रहा है ना। मतलब यहाँ पर एक बात समझ लेना, डिमांड सप्लाई कैसा है, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आ गया। फिर आपका एक और बात कर सकते हैं, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कैसा है। लैंड मतलब कि भूमि का आकार, जो जो जमीन का टुकड़ा होता है उसका आकार कितना बड़ा बड़ा है ना। एक यूपीएससी में कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन पूछा था मोनोकल्चर का कंसेप्ट, जानते हो मोनोकल्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन था यूपीएससी के प्री में, मोनोकल्चर क्या होता है। तो कंसेप्ट है मोनोकल्चर के बारे में, वो ऐसा क्षेत्र जहाँ एक ही टाइप का खेती होता है, उस क्षेत्र को मोनोकल्चर रीजन कहा जाता है, जैसे बताते हैं। जैसे इंडिया का ये वाला रीजन है, जैसे ए वाला क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र, तो गंगा नदी ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे करते करते, है ना, ज्यादा ऐसे बना दिया। ये वाला क्षेत्र है बंगाल का। तो यहाँ पर देखोगे बंगाल क्षेत्र में और गंगा के इस भाग में जो खेती हो रहा है, राइस प्रोडक्शन होता है, सिर्फ राइस, है ना। तो यह राइस मोनोकल्चर के लिए फेमस हो गया, समझ में आया। तो मोनो, एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मतलब मोनोकल्चर का कंसेप्ट क्या होता है कि लार्ज होल्डिंग आर यूज्ड फॉर इट, लार्ज होल्डिंग आर, लार्ज होल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर इट, समझ में आया। धीरे धीरे क्वेश्चन सिखा देंगे लिखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन लिखना। अब लोग क्रॉप क्लासिफिकेशन समझ में आ ही गया, नहीं नहीं नहीं, उसको समझा देते हैं थोड़ा सा। तो फैक्टर में रिलीफ क्या हो गया, रिलीफ के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर देते हैं ना, तो फिर कहोगे कि सब फालतू अच्छा चीज बता ही रहे, तो क्लियर कर देते हैं। रिलीफ मतलब होता है कि जनरली वह जमीन कैसा है, टेरेन है, प्लेन है, प्लेटू है। अब पहाड़ खेती करना होगा तो अलग सिस्टम से करना होगा, पर प्लेन एरिया में करना होगा तो अलग सिस्टम से करना होगा, है ना। जैसे पहाड़ी इलाका में होता है सीढ़ीनुमा खेती, जानते हो टेरेस फार्मिंग, व्हाट इज, नहीं और सब लोग, तो कोई बोल नहीं रहा है, सब सब समझ रहा है। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट समझो, जैसे रिलीफ में क्या हो गया,
रिलीफ करने का मतलब उसको हिंदी में कहते हैं उच्चावच। बहुत खतरनाक वर्ड सब है हिंदी में, लेकिन कोई बात नहीं, हमको मीनिंग समझना है। तो रिलीफ जैसे मान लो कि जनरली जहाँ प्लेन एरिया होगा पानी बहुत ज्यादा मिलेगा, वहाँ चावल की खेती होगा। पहाड़ी ढलान पर चाय की खेती होती है। उसका रीजन क्या है? ऊंचावच उसका मेन रिलीफ फैक्टर है, क्योंकि जो चाय की खेती होगा, टी प्लांटेशन, उसके लिए एक सिस्टम होता है कि अगर उसको इरिगेशन लेना है, मान लो यहाँ चाय का बगान लगा दिए, चाय का बगान लगा दिए, चाय का बगान लगा दिए, तो यहाँ पर अगर इरिगेशन देना है तो क्या होगा? चाय का सिस्टम है, उसको उसमें रेनफॉल मतलब कि उसको इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए, सिंचाई बहुत ज्यादा चाहिए। बट उसका एक और कंडीशन है कि उसकी जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए। जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए। तो जब जड़ में पानी जमा कैसे नहीं होगा? ढलान क्षेत्र है, बारिश हुआ, मान लो कि यहाँ पर यहाँ से बारिश हो रहा है, तो यहाँ से सारा एकदम जड़ के पास पानी पहुंचते गया पहुंचते गया पहुंचते गया, यहाँ से बारिश हो रहा है, लेकिन सारा पानी तो कहाँ चला गया? नीचे आ गया। तो इसके कारण जैसे जहाँ पर हिली एरिया में क्या होता है, टी प्लांटेशन होता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब अच्छे मात्रा में गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, बट जो उसका रूट है, रूट के पास जमा नहीं होना चाहिए। ऐसा रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है कि सीजन, मतलब क्लाइमेट का मतलब कि सीजन, वेदर कैसा, वेदर कंसेप्ट आता है। वेदर और क्लाइमेट पे डिफरेंस लगता है समझाने में ही खत्म होगा ये वाला सब टॉपिक। ड्रिपिंग सिस्टम कहाँ लगाओ? अभी ड्रिपिंग सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ कहाँ है बढ़िया से? होगा, धीरे धीरे हो रहा है। फार्म हाउस के रूप में खेती कितना होगा करता है ना? अब देखो, समझो ये सब। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? सुनने बोले होंगे, मौसम और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। गाना भी है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना? तो क्लाइमेट और वेदर और क्लाइमेट मतलब वेदर क्या है? चेंज होता है ना? एट एवरी टाइम। थोड़ी देर में बारिश होगा, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगा, थोड़ी देर में कुछ भी हो सकता है। बट क्लाइमेट बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इंडियन क्लाइमेट इज मॉनसून सिस्टम। इंडियन क्लाइमेट बिलोंग टू मॉनसून, मॉनसूनल क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून, मानसूनी जलवायु। तो कभी मानसूनी के लिए मानसून वर्ड हमेशा यूज होता है, ये बदला नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ये बोल सकते हो। क्लाइमेट के अंतर्गत वेदर आता है, मतलब क्लाइमेट एक बड़ा सा टेबल हो गया, तो वेदर उसके अंदर एक छोटा सा हो गया। एक क्लाइमेट के अंतर्गत किस प्रकार से वेदर बदलता है, तो बोल सकते हैं क्लाइमेट क्या होता है कि मोर देन, अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी बता रहे हैं, मोर देन 30 years, है ना, का एवरेज डाटा। Average data of the weather more than 30 years is called climate। 30 सालों का मौसम का औसत डाटा को कहा जाता है क्लाइमेट। अब तक कंसेप्ट समझ में आया, वेदर और क्लाइमेट।
तो क्लाइमेट जल्दी, जलवायु जल्दी नहीं चेंज होता है। और वेदर, अब इससे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, लेकिन हम तो एग्रीकल्चर को पढ़ा रहे थे इसलिए समझा दे रहे हैं। जब सब ज्योग्राफी पढ़ना तब समझ में आएगा कितना मजेदार सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। लगेगा कि एकदम रियल में कहानी सुन रहे लेक्चर, मतलब कि मजा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक्स को पूरा सीख लो। तो क्लाइमेट के अंतर्गत या वेदर के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? अभी बताया था टेम्परेचर। इंडिया ऐसा देश है ना, इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री। इसके डिफरेंट पार्ट में क्या होता है कि कहीं पहाड़ है तो कहीं प्लेन है, कहीं सालों भर बारिश होती रहती है, तो कहीं पर क्या होता है कि एक सीजन मतलब कि सालों भर सूखा ही पड़ा पड़ा रहता है, मतलब कहीं मरुस्थल है। एक एक थे व्यक्ति ज्योग्राफर, वो क्या कहते हैं, सिर्फ इंडिया को घूम लो पूर्ण रूपेण, तब पूरे वर्ल्ड को घूमने के बराबर है। क्योंकि इंडिया में हर टाइप की जलवायु अवेलेबल है। इंडिया में ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ मरुस्थल है, इंडिया में ऐसा क्षेत्र है जहाँ एकदम स्नोफॉल होते रहता है, इंडिया में ऐसा क्षेत्र है जहाँ सालों भर बारिश होते रहता है। इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, इंडिया में हर कलर के लोग पाए जाते हैं, है ना। लैंग्वेज भी डाइवर्स है, ट्रेडिशन भी डाइवर्स है, फूड टाइप का, मतलब कि इसीलिए बोलते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया में अनेकता है, अनेकता में एकता की कंसेप्ट होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो देखो टेम्परेचर में क्या है, जैसे एक एक क्रॉप के लिए समझना पड़ेगा। शुगर केन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, व्हीट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, मतलब कि आपको पैडी के लिए कितना, धान के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो ये सारा बात समझना पड़ेगा। तो टेम्परेचर या सीजन इस सब के आधार पर ही बांटा गया था क्या, रबी और खरीफ। रबी, खरीफ और जायद। रबी मतलब कौन सा सीजन का, विंटर सीजन वाला। ये ऑटम सीजन, और यह समर सीजन। रेनफॉल में क्या होना चाहिए, रेनफॉल मतलब होता है बारिश। तो रेनफॉल में मतलब एनुअल कितना होना चाहिए, अगर मान लो 150 सेंटीमीटर। बारिश का भी अपना कंसेप्ट होता है कि कितना सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब हेवी रेनफॉल जहां होता है वहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है। जैसे रेनफॉल के बारे में हम देखते हैं, वर्षा। तो रेनफॉल क्या होता है, इसमें भी रेनफॉल के आधार पर किसी क्षेत्र को ऐसे बांटा जाता है 3 टाइप्स में। जैसे जहाँ ज्यादा भारी बारिश हो, हेवी रेनफॉल, है ना। फिर आपका बोल सकते हैं एक मीडियम रेनफॉल्स, एक होता है लो रेनफॉल। हम रेनफॉल को आरएफ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मोर देन 150 सेंटीमीटर बारिश हो तो उसको बोलते हैं भारी वर्षा। अगर 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो तो वहां बोलते हैं, है ना, मीडियम रेनफॉल। और 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो तो लो रेनफॉल। और 25 सेंटीमीटर से क्यों रखे हैं, क्योंकि 25 सीएम से अगर कम रेनफॉल को देखते हैं तो वह आपका डेजर्ट रीजन आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये भी लिख लेना अलग से, कंसेप्ट समझ। जो भी लिखवा रहा है उसमें से अपना शॉर्ट में कॉपी में लिखते चलना, क्योंकि ये सब बहुत फिर 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है तो उसको मीडियम रेनफॉल कहते हैं, मध्यम वर्षा।
और 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होगा। क्या चीज? अरे 3 प्रकार का रेनफॉल हुआ। हेलो, सबका नेटवर्क गया क्या? नहीं सुनाई दे रहा है क्या? देखो, 3 प्रकार का बारिश के आधार पर 3 प्रकार के बात, हेवी रेनफॉल, भारी वर्षा, मध्यम वर्षा। टोटल कितना देर से? ठीक है ठीक है, सुन लो फिर से रेनफॉल के बारे में। हाँ, तीनों हम बता देते हैं फिर से। एक है हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल कहने का मतलब 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो तो हेवी रेनफॉल। अब तुम सोचोगे कि सेंटीमीटर में कैसे रेनफॉल को मापेंगे, ये कंसेप्ट होता है। देखो, वर्षा मापने वाला यंत्र होता है रेन गेज, नाम सुने होंगे। तो उसमें क्या होता है कि रेन गेज में सब बहुत जगह, हर जगह जिला में जिला लगा रहता है। जितना बारिश होगा ना तो उसमें एक पाइप होता है, पाइप में पानी टप टप करके नीचे जाएगा और जितना सेंटीमीटर ऊपर तक चला जाएगा उसको रेनफॉल वहां से कैलकुलेट हो जाता है। तो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगा तो हेवी रेनफॉल, 75 से 150 सेंटीमीटर तो मीडियम रेनफॉल, 25 से 75 के बीच लो रेनफॉल, और 25 सेंटीमीटर से कम अगर रेनफॉल हो रहा है मतलब वो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, डेजर्ट रीजन, DESERT, डेजर्ट मरुस्थल क्षेत्र। इसलिए तो खेती तो डेजर्ट में होगा नहीं, मरुस्थल में। तो हम इधर देख रहे हैं हेवी, मीडियम और लो रेनफॉल के बारे में देख रहे हैं। तो रेनफॉल जैसे, अब वो है क्षेत्र जहाँ हेवी रेनफॉल होता है 150 सेंटीमीटर से। तो इंडिया में पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं ना, मेघालय, मेघ का आलय, जहाँ खूब बारिश होता है वहां, तो एक है चेरापूंजी या मासिन राम में तो 1,000 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है, डेली बारिश होता है ना। फिर भी वहां पीने के लिए पानी जमीन से नहीं निकलता है। पहाड़ पर लोग अपने, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बारिश हुआ ढलान के थ्रू चला गया, तो छत पर वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। पानी छत पर पानी घेर लिए, छत घेरा हुआ है, उसमें से वो पाइप लगा के टंकी में पानी पहुंच रहा है, शुद्ध पानी पीने उसी को पीते हैं लोग, यूज करते हैं। तो 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ये रेनफॉल सारा एनुअली है, एक साल में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 150 इंडिया में, इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत में होगा, है ना। फिर बोल सकते हो कि वेस्ट कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल में तटीय क्षेत्र। अब तुमको यह नहीं समझ में आएगा, पता है ना कि पूर्व, जैसे देख हम छोटा सा बात बताते हैं। अब देखो, मैप पर ध्यान नहीं देना, मैप खराब हो तो हम क्या करें, अब कैसे बनेगा। अब इस पर मैप बनाने का ज्यादा प्रैक्टिस हमको होगा नहीं, चलो जो भी हो। देखो, ईस्टर्न इंडिया ये हो गया तुम्हारा, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तुम्हारा ए वाला रीजन हो गया। तो ए क्षेत्र में हमेशा एनुअल रेनफॉल मोर देन 150 सेंटीमीटर होता है। यह एरिया और यह एरिया इंडिया का, है ना। तो यहाँ इस सब क्षेत्र में, इस सब क्षेत्र में राइस कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। जहाँ ज्यादा बारिश हो वहाँ चावल की खेती करो। क्या चीज का खेती होगा? राइस कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब की खेती कैसे हो, क्यों होता है? बारिश उसको ज्यादा चाहिए। अब तुम लोग कोई भी क्रॉप के बारे में जान सकते हो, अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानते हो तो उसको इंडिया के किस भाग में खेती होता है उसको समझ सकते हो। मीडियम रेनफॉल वैसा होता है कि जहां पर 175 से 150 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, तो वहां पर जनरली उसको बोल सकते हो, ऐसा एरिया हम बता सकते हैं जैसे
आइसो हाइट का क्षेत्र होगा, ऊंचाई समान होगा, तो यहाँ पर जनरली हो जाएगा आपको मक्का की खेती। यहाँ हो सकता है कॉटन की खेती, कपास की, सोयाबीन की। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसमें क्या होता है, ईस्टर्न एरिया देखोगे तो इसका क्या होगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग ना, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न पार्ट, महाराष्ट्र। तो उसके सटा हुआ जो भाग है वह हो गया आपका महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट, ये वाला क्षेत्र। ये सब क्षेत्र जो है ना आपका आ गया ये सब में। मतलब इस क्षेत्र में व्हीट की खेती भी बहुत, मेनली व्हीट मेन होता है, गेहूं, मिलेट्स। क्या हुआ, मार्कर सही से काम नहीं, बात समझ में आया? ये हम देखो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इसमें तुमको ज्योग्राफी का कंसेप्ट हमको बताना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, सीख लो। और इस क्षेत्र में एक क्रॉप डोमिनेट नहीं करता है, एक क्रॉप का क्षेत्र नहीं होता है, जैसे इसमें भी होता है, जैसे मिलेट्स हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब होता है, फिर रागी होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की खेती होता है, सनफ्लावर। हाँ सब होता है। अब रेनफॉल समझ में आ गया ना? सॉइल भी जान लो, जब इतना जो बता ही दिए तो सॉइल हो समझ लो। सॉइल मतलब, देखो ऐसे तो सॉइल का स्टडी को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कुछ कुछ सॉइल होता है अलग अलग, सॉइल के आधार पर खेती होती है। जैसे इंडिया में जनरली एक संस्था है आईसीएआर, बताए थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसने इंडियन सॉइल को 8 भागों में बांटा। किसके सॉइल को? लेकिन हम आठों सब अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, से नहीं पढ़ेंगे। हमको जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें ज्यादा खेती होता है उसको सब। जैसे एक सवाल होता है, जैसे रेगुर सवाल, आरजी हुआ। रेगुर सॉइल कहने का मतलब हो गया ब्लैक सॉइल, उसको बोलते हैं काली मिट्टी, और इसी को कॉटन सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब वह जमीन कपास की खेती के लिए बहुत फेमस, मतलब अहमदाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जहाँ कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है, वो रेगुर सॉइल है ना। वैसे ही होता है क्लेई सॉइल या अलूवियल सॉइल, वैसे ही डेल्टा सॉइल, है ना। जैसे कुछ ऐसा खेती होता है जहाँ जो, जैसे देखो, नाम सुने हो केसर की खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू है ना, जम्मू कश्मीर में एक करेवा सॉइल होता है, वो एक रीजनल सॉइल है। अब तुम सोचोगे करेवा सॉइल, हम तो सॉइल का भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन में। कहीं कहीं की मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा होगी। ऐसे चले जाओगे अमेरिका में, अमेरिका में मिट्टी सब में जनरली देखोगे तो पोटास की खेती नहीं होती, वहाँ पोटास के पहाड़े हैं, तो मतलब मिट्टी में पोटास की मात्रा ज्यादा है। हम हमारे यहाँ मिट्टी में पोटास फर्टिलाइजर के रूप में देना पड़ता है।
तो सॉइल भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कौन से सॉइल में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उसकी खेती की जाती है। और इकोनॉमिक फैक्टर में जानबे करते हो सिंचाई का क्या साधन है, मेजर माइनर कैसा सिंचाई की सुविधा है, एमएसपी कैसा है, उसी के आधार पर खेती होगा। किसी भी चीज़ का कोई भी अनाज है उसका वैल्यू कितना है। अब देखो इस बार मस्टर्ड ऑयल का रेट इतना ना बढ़ गया। पहले लोग सरसों की खेती होता था, छोड़ देता था। इस बार सरसों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या होगा, इस बार सरसों की खेती करेंगे लोग, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ गया, हाई वैल्यू हो गया। लैंड होल्डिंग तो समझिए, अब समझाइए दिए। तो एक होता है, एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ भैया। देखो कॉटन, इतना सवाल के बारे में बता दिए। वैसे ही होता है, एक टर्म आता है जो हम लोगों को बताते हैं, है ना? जैसे साइज ऑफ लैंड होल्डिंग बता दिए थे, एक मोनोकल्चर होता है, जैसे मोनोकल्चर क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर तुमको एक बता दिए, एक होता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, नाम सुने हो कभी? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ज्यादातर बच्चा तो हिंदी मीडियम वाला है। देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि हम खेती करते हैं अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए। एक होता है कॉमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल खेती करने का मतलब कि हम खेती कर रहे हैं किस चीज के लिए, व्यापार करने के लिए। और एक खेती होता है कि हम अपना जीवन निर्वाह, भारत में जनरली अगर बड़ा बड़ा खेती होगा वही ना कमर्शियल क्रॉप करेगा, जमीन होगा। इंडिया में तो जनरली छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में जमीन हो गया है, तो वो क्या कमर्शियल क्रॉप करेगा, वो सब्सिस्टेंस। तो और उसमें भी एक फैक्टर होता है, तो जनरली जहाँ कम बारिश हो, मीडियम रेनफॉल हो और छोटा जमीन है तो वहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। मतलब वह जनरली उसका फूड प्रोडक्शन का प्रायोरिटी होता है कि खुद वह अपने यूज के लिए ही भोजन का उत्पादन कर रहा है। इतना बात क्लियर हो गया है ना? तो यहाँ पर एक हम बात तुम लोग को बताते हैं, सीजन के आधार पर तुम लोग को बता ही दिए क्रॉप कितने टाइप्स का होता है। नहीं बताया ना, कि पहले से बता दिए थे। सीजन के आधार पर हम क्रॉप का टाइप बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप। एक था, कितना में बता रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, है ना? खरीफ जो भी होगा मतलब रेनी होगा, मतलब वह मानसून में होगा। एक होगा रबी क्रॉप, मतलब उसको बोल सकते हैं विंटर में होगा, मतलब उसको ये भी बोल सकते हैं कोल्ड सीजन। या तुम बोल सकते हो एक समर क्रॉप हो गया,
मतलब उसको जायद होता है ना, जायद क्रॉप भी बोल सकते हैं। अब देखो यह क्या है, मानसून मतलब बारिश के मौसम वाला। बारिश के मौसम में मतलब जून में जिसको बोया जा रहा है ना, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो उसमें मेनली राइस हो गया, इसको पैडी बोलते हैं, धान, ये सब बहुत सारा आता है। कॉटन जूट नाम लिखवा दिए थे तुम लोग को। यह अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, तो इसमें हो गया गेहूं, चना, बहुत सारा है, पल्स, बार्ली, सनफ्लावर, ये सब। और यह हो गया मार्च से लेकर जून के बीच में, मतलब इसमें हो गया पंपकिन वम्पकिन, गार्ड्स वेजिटेबल, वाटरमेलन। अब ऐसा नहीं जून का है तो जून में होगा, 15 जून, 15 मार्च, इस सब के बीच में, उसी के जून के आसपास इसकी खेती होती है, कटाता है। एक होता है क्रॉप के सीजन के आधार पर हो गया, एक क्रॉप के ड्यूरेशन के आधार पर। देखो और भी हम बताते हैं एक्स्ट्रा। ड्यूरेशन समझते हो कि कौन सा फसल कितना दिन में काटा जाए, तो क्या लिख दिया, उसकी अवधि कितनी है क्रॉप की। तो हो सकता है क्रॉप की अवधि के आधार पर देखा जाए, मतलब एक सीजनल क्रॉप होगा जो 3-4 महीने का हो गया सीजन के आधार पर। टू सीजनल क्रॉप भी होता है, सीजनल क्रॉप एक होता है टू सीजनल क्रॉप, एक होता है साल भर में जिसकी खेती होती है एक बार, एनुअल क्रॉप, एक होता है बाइन्युअल क्रॉप, और एक होता है पेरेनियल क्रॉप। सीजनल क्रॉप कहने का मतलब जिसको 3-4 महीना, इसको 3-4 महीना में एक बार खेती हो रहा है, मतलब अभी बताए थे रबी खरीफ जायद हो गया। बाई सीजनल क्रॉप मतलब कि उसको जनरली फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीना लगेगा। कहने का मतलब कॉटन जो है, हल्दी का समझना, हल्दी है ना, अदरक की सबके खेती 6 महीना 8 महीना पर एक बार होता है। गन्ना की खेती एनुअल में आता है। शुगर केन साल में एक ही बार खेती होगा, 1 साल तक रहता है। हम एग्जाम्पल लिख देंगे समझोगे। राइस, वीट, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, कॉटन, टर्मरिक, गिंगर। एनुअल क्रॉप में शुगर केन, है ना। बाई एनुअल क्रॉप में केला या पपाया लिख सकते हो। पेरेनियल क्रॉप में आता है जैसे जितने भी फ्रूट की खेती की जाती है, फ्रूट्स मतलब कैसा, जैसे मैंगो लगा दिए, एक बार लगा दी तो लगा दी, अमरूद लगा दिए, है ना। इट इज, ये समझ में आ गया, ड्यूरेशन के आधार पर, है ना, या लाइफ ऑफ क्रॉप के आधार पर, मतलब ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितना हो गया,
ड्यूरेशन के आधार पर क्रॉप का क्लासिफिकेशन है। इतना क्लियर हुआ? धीरे धीरे आप लोग का भी अब धीरे धीरे सबका लेवल बढ़ते जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आएगा। अभी जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए इकोनॉमिक्स को सिविल सर्विसेज में सबसे टॉप सब्जेक्ट माना जाता है। अगर यह समझ में आ गया अच्छे से, अब देखना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कितना मजेदार लगे, सब कुछ नहीं। जो कहोगे से पढ़ा देंगे, हमको क्या है। पहले एगो तो खत्म होने दो, ये टाइम बहुत लगने वाला सब्जेक्ट है बहुत। अभी तो मतलब कि अभी कितना परसेंट कह सकते हो कि 20% भी नहीं पढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स में। 100% इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे ना, तो तुम मेंस का क्वेश्चन अपने से मजे से लिख के चले आओ। सिर्फ अपना कॉपी एक बार पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, फिर थोड़ा सा रिविजन कर लो, मेंस तक का क्वेश्चन को टेंशन ही नहीं रहेगा कि दम लिखने की, चिंता ही नहीं करना। देखो, इसे तो बहुत ज्यादा क्रॉप का टाइप्स होता है। और भी बताए इसके बारे में कि फिर आ जाए अपने। तो ये भी बता देंगे आप लोगों को कि वीट की खेती करेंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए, किस प्रकार से उसकी खेती होगी टोटल। तो वो सब ज्योग्राफी में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में नहीं, तो पता चले कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं 6 महीना, कहाँ चला गया। ओके, वो नया पेज न खोलना है। ये सब चीज इतना तो क्लियर हो रहा होगा सबको। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे किस चीज पर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, यही ना बता रहे थे। अब हम कहाँ से इतना समझा दिए आप लोग। प्रधानमंत्री फसल का बीमा करना है। एक मिनट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देखो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गवर्नमेंट के द्वारा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? प्रीमियम। तो जो भी अगर खरीफ क्रॉप का होगा, किसान किसान को खरीफ क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और जो कैश क्रॉप होता है उसके लिए 5%। कोई भी चीज जैसे LIC का खाता खुलवाते हैं तो उसमें प्रीमियम जमा करते हैं ना, कितना इतना रुपया जमा करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? बीमा होगा खेत का। तो जनरली तुम अनुमान लगाओ अपना कि मेरे कितना प्रोडक्शन होता है, मैंने गवर्नमेंट उसका एक लिस्ट बना के रखी, उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस करवाते हो तो प्रीमियम निर्धारित हो जाता है। तो अगर मान लो कि डिजास्टर आता है, जो खेती बड़े लेवल पर करता है, तो वो पहले ही से इंश्योरेंस अपना करवा लेता है एग्रीकल्चर का। तो अगर नुकसान हुआ, गवर्नमेंट घोषणा की कि ना ये बाढ़ से फसल तबाह हो गया है, तो इस प्रीमियम के आधार पर आपको फिर अपने किसान को मिलेगा पैसा, है ना।
सरकार उसकी भरपाई। वो तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं ना था, वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना था, पीएम किसान। तो ठीक है, वैसे ही तुमको एक एक योजना मत पढ़ना है, सारा योजना पढ़ना है। सब यही सब तो सब्जेक्ट है ना। पीएम किसान है वो, मान लीजिए। हाँ, तो वैसे ही सब योजना में पैसे मिलता है। तो वो हर साल किसान जो पंजीकृत किसान है ना, तो उसको हर 4 महीने पर 2-2 हजार का करके एक साल में 6 हजार रुपया कर करके मिलते रहता है। अगर तू मतलब कि घर में जितने भी घर में है तो सबको 2 हेक्टेयर, मतलब कि दो कितना होता है, 2 हेक्टेयर ना, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाला है तो उसके नाम पर सबका रजिस्टर कर दो किसान के रूप में, जो बेरोजगार बैठा हुआ है सबको मिलेगा। होगा क्या, योजना से क्या होता है, चलो थोड़ा सा होता है। 9 से हाँ है, ये सब सिस्टम बना हुआ है। जैसे मान लो कि हम ही को मिलता है तो क्या करेंगे? हम्म? हम भी किसान है। अरे बहुत दिन पहले अप्लाई कर दिए थे, तब देते रहता है। सही हटाना होगा, अपने लिस्ट में से हटा देगा। तब क्या करोगे, बहुत सारा योजना है। देखो, सरकार की योजना का लाभ उठाने से चुप बचना नहीं चाहिए, उठाओ। हाँ, लेकिन ये मत कंप्लेन हम बार नहीं कर देना कि शहर को मिलता है, अब ऐसे बता दिए हैं तो। चलो देखते हैं। अरे अभी लाइव क्लास में है, ये सब बात बोलना सही नहीं है। देखो, मैं तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है ना। रिकॉर्ड भी हो रहा है वीडियो। सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, बाकी मतलब प्रीमियम का जनरली क्या होता है, 90% गवर्नमेंट भरती है। यही सब बात है, कुछ नहीं। जनरली मान लो कि जो पशुपालन टाइप का कर रहा है, फसल मतलब जो मत्स्य पालन कर रहा है, सब में कुछ ना कुछ अपना लाएगा सिस्टम। ये सब आ गया ना। 50 तो तुम लोग योजना सब पढ़ोगे। जनरली हम पढ़ने वाला एक चीज और पढ़ाते हैं। एक है, छोटी छोटी तो बहुत सारे योजना दिया हुआ है। रुको हम तुमको बताता हूँ। छोटा कैसे होगा स्किन, यहाँ से हो गया ना। थोड़ा सा छोटा छोटा टर्म सबको अब बुक से क्लियर कर देते हैं। इसमें एक ही अब 2 टॉपिक है पढ़ाना है। हम इससे क्यों खोल देते हैं। 200 पेज तक पहुंच गया होगा क्या? और चलो हो चुका है। मतलब बुक का 200 पेज खत्म हो चुका है। 250 वाह। हम्म, मतलब वही शुरू हो गया WTO वाला। गजब। चलो थोड़ा सा WTO के बारे में देखते हैं। एक बताए थे तुम लोग को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बता देना पहले से। तो उसको एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्ट और में देखो, ये क्वेश्चन हो गया। भारतीय किस कृषि की क्या परिप्रेक्ष्य और क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, किसके द्वारा कहा
बताया जा रहा है और उसका डब्ल्यूटीओ से कैसे क्या-क्या है। अभी क्वेश्चन था ना मेंस का एक क्वेश्चन, भारतीय कृषि की चुनौती। मतलब डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कमेंस इन द मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के ज्यादातर पार्ट में, बड़े पार्ट में क्या है, वैश्वीकरण घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारा उसके बारे में मीटिंग वीटिंग होते रहता है एग्रीकल्चर को लेके, कि कैसे डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर, डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर को विकसित किया जाए, कैसे खेती को कैसे बेटर बनाना है। इंडिया के बारे में जानते हो कि शुरुआत से ही इसका डब्ल्यूटीओ का मेंबर रहा है। इंडिया शुरुआत से ही डब्ल्यूटीओ का मेंबर रहा है, यही सब पर अपना काम करते रहता है। देखो, the oldest and first document regarding to impact of implementation of previous of the GATT WTO, देखो 19 उरुग्वे राउंड 1995 में हुआ था, उसमें जनरली गैट को डब्ल्यूटीओ में मतलब कि बना दिया गया था। और वहीं पर एक डॉक्यूमेंट बना था बाद में, सब मिल के बनाया था। तो क्या है 2005 तक क्या एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया, जिसमें इतना ट्रेड होना चाहिए, 745 बिलियन का वर्ल्ड में ट्रेड होना चाहिए मार्चेंडिस, नया मतलब कि नया एडिशन करना है इतना व्यापार करने के लिए। क्लोथिंग सेक्टर को बढ़ाना है 60%, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरी प्रोडक्ट को का शेयर 20% होना चाहिए, और जो फूड बेवरेज ड्रिंकिंग वाटर का शेयर 19% होना चाहिए, और 1% में जो बच गया सो। तो जो ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो ट्रेड हो रहा है उसमें कितना कितना परसेंटेज का शेयर होना चाहिए वो फिक्स कर दिया। मेरा लैपटॉप समझाते हैं, समझाते हैं। जैसे अगर मान लो कि क्लॉथ का ट्रेड होगा तो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, जूट का प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये सब जैसे कपड़ा बनता है, जूता चप्पल बैग तैग इतना बनता है ना, वो सब सब कुछ तो फाइनली किस एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन है। हाँ, अरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जनरली आजकल देखते हो कि हम जनरली सब सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सबको अपने लिए ज्यादा होता नहीं, ज्यादा सेल भी तो नहीं करता है ना। अभी सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का होता है, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के बाद जनरली देखोगे तो ये सब क्लोथिंग आइटम का। तो उसके बाद जनरली क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट्री पेड़ पौधा एग्रीकल्चर का, उसी में अब थोड़ा सा आ गया फूड प्रोसेसिंग, जो ड्रिंकिंग बेवरेज ये सब आने लगा है उसका, जैसे डोमिनो पिज्जा ये सब। तो कहा प्रोजेक्ट की इंक्रीज करना है। देखो इसको कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो क्लोथिंग सेक्टर है उसको इंक्रीज करोगे, क्लोथिंग सेक्टर 60% इंक्रीज करोगे तो तुमको क्या हो जाएगा फाइनली, उसका खेती बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो कि इंडिया में से क्लोथिंग सेक्टर का और ज्यादा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाए तो जनरली किसान को उधर महाराष्ट्र गुजरात के किसान को और अच्छे से क्या कपास की खेती करना, कॉटन की खेती करना होगा कि नहीं। तो फाइनली वही है कि किस सेक्टर को कितना ब्रेकअप देने की जरूरत है, कितना बढ़ाने की जरूरत है, कितना उसका ट्रेड इंक्रीज करना है।
होता है वाला बात नहीं है, करना कितना इंक्रीज है वो समझो। तो बनाया गया था 1995 से 2005 के लिए टारगेट रखा गया था। अब इसके आधार पर एक आया कि इंडिया में क्या क्या कितना कितना इंक्रीज किया, सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है इसमें, तो क्या पढ़ा है डाटा पूरा। तो किस अपॉर्चुनिटी तो हो गया, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेके दिया कि कैसे आपका बढ़ेगा, उससे आपका नेशनल इनकम कैसे बढ़े, एक प्रकार से आपका रहन सहन कैसे बढ़ेगा, क्या आप किस प्रकार का डिसीजन लेके कि आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़े। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया में, तो इस पैराग्राफ को तुम लोग पढ़ लेना, अपना समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। चैलेंज क्या है जान लो। इंडिया का है सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड है। इंडिया में जनरली क्या होता है कि इंडिया में खेती किया जाता है अपने लिए, क्योंकि इतना ना पॉपुलेशन है कि तुम एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे। तो फाइनली क्या होगा, क्योंकि अपने देश में ही सस्ते दर पर आपको अवेलेबल कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं उनको भी फूड चाहिए, और सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने का यहाँ मोटो रखा गया है। प्राइस स्टेबिलिटी, इंडिया में हमेशा भोजन का दाम घटता बढ़ता रहता है, जो भी फूड प्रोडक्ट है केवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा नेचुरल फैक्टर होता है। तो फ्लक्चुएशन होता रहता है प्राइस का। क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया का स्ट्रक्चर ही इम्बेलेंस शेप में है। कहीं पर बहुत ज्यादा खेती होता है तो कहीं पर खेती नहीं होता है। इंडिया में जो भी फसल का खेती होता है उसका क्वालिटी किसी का अच्छा है, किसी का खराब है। ऐसे इंडिया में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, इसीलिए इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री नेशन बोल सकते हैं। तो वो लोग खेती करते हैं अपने पेट पालने के लिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल खेती में नहीं करते हैं। मतलब इस एक प्रकार से खेती करते हैं कि अपना काम चल सके, और उसमें भी WTO का कमिटमेंट है कि एक टाइम बाउंड बना दिया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इंक्रीज करना है। ये सब चैलेंज है इंडिया के लिए। एग्रीकल्चर सब मतलब कि WTO ने एक सेक्टर चीज शुरू किया है, AMS, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट। मतलब कितना सब्सिडी देना है गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो भी फिक्स कर दिया है WTO कि आप 100% सब्सिडी नहीं दे सकते, सब्सिडी का मैक्सिमम होना चाहिए। इसे देते हैं ना क्रेडिट पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर पर बताए थे, इरिगेशन में सब्सिडी, पावर बिल कितना सब्सिडी देना है, पेस्टिसाइड में सब्सिडी, वो सभी अपना एक सिस्टम बना दिया है। AMS, इसका नाम क्या हो गया, AMS, एग्रीकल्चर मेजर ऑफ सब्सिडी। तो जो एग्रीकल्चर सब्सिडी देता है WTO के भाषा में, उसको इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, बॉक्सेस। तो जनरली कितने कलर का बॉक्स है देख लो, एक है ग्रीन, एम्बर, रेड। अब कितना किसमें कितना सब्सिडी देना अलाउड है, परमिट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यूजुअली थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। एग्रीकल्चर को किसमें रखा जाता है, रेड बॉक्स सब्सिडी में।
जनरली, लेकिन मांग किया जा रहा है। रेड बॉक्स सब्सिडी भी मतलब कि भूल जाओ। देखो, अब तीनों में क्या है, एम्बर, ग्रीन और रेड में एग्रीकल्चर को तो ब्लू रेड में नहीं, ग्रीन में यहाँ आके कहाँ रख दिया, रेड में। जनरली क्या होता है, 5 से 10% डेवलप्ड कंट्री के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन इंडिया में तो बहुत बहुत सब्सिडी दिया जाता है। लेकिन वो भी अपना फिक्स कर दिया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा कि कितना सब्सिडी। तो ध्यान रखना, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और रेड बॉक्स। बाद में कुछ कुछ नया लगा दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या, साइंस टेक्नोलॉजी सब्सिडी जो है। एक होता है नामा कंसेप्ट, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्सेस, ये भी है, डब्ल्यूटीओ का ही प्रोविजन है, जिसे मार्केट को इनकरेज करने के लिए जनरली या नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के श्रेणी में डाला जाता है। मतलब क्या हो गया कि एक होता है टैरिफ लगा देना, किसी भी सामान पर अगर टैरिफ लगा दिया जाए, टैरिफ कहने का मतलब कि एक क्षेत्र में प्रवेश करने पर बॉर्डर टैक्स लगा दिया जाए। तो डेवलप कंट्री जनरली टैरिफ लगा देती है कि अगर यहाँ से कोई सामान दूसरे देश में भेजोगे, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, तो वहाँ बॉर्डर पर इतना टैक्स लग जाएगा कि उसके देश में जाते जाते उसका दाम बहुत बढ़ जाएगा, तो उस सामान को कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या है कि डब्ल्यूटीओ कहती है कि आप टैरिफ को रिड्यूस कीजिए। एक मीटिंग हुआ था दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वहां पर इसको लेकर बात चला था कि इसके लिए लिबरलाइज नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लिबरलाइज ट्रेड होना चाहिए, टैरिफ को कम किया जाए, क्योंकि सस्ते में सबको अवेलेबल हो फूड प्रोडक्ट्स। एक स्विस फार्मूला होता है, द मेंबर एट द मीट डिसाइड टू गो फॉर द टैरिफ रिडक्शन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एडॉप्टेड द स्विस फार्मूला। स्विस फार्मूला, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, दुबई में जो मीटिंग हुआ था एगो, तो वहां पर स्विस फार्मूला पे आया गया, तो उसमें टैरिफ रिडक्शन को लेकर बात हुआ था जनरली, मतलब मिनिमम टैरिफ को कितना। नहीं, कोई नहीं होता। चलो बहुत हो गया ये सब, अपना पढ़ लेना, ब्लू बॉक्स, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ के खुद से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसमें कुछ है नहीं। एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड बाय किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। कब लागू किया गया, दिसंबर 2013 में। मतलब कि ये बहुत एम्बिशियस और लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था इंडिया का। इसमें 82 करोड़ पीपुल को सब्सिडी फूड ग्रेन दिया जाने लगा, है ना। तो इसका 75% किसके द्वारा, रूरल एरिया में, और 50% अर्बन पॉपुलेशन में, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन। और जनरली क्या है कि सबको 5 केजी अनाज पर मंथ दिया जाएगा, है ना, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया पर केजी के प्राइस पर। राइस के लिए ये रेट है 3 रुपया, गेहूं के लिए 2 रुपया, और कोर्स ग्रेन जो है ज्वार बाजरा इस सब के लिए 1 रुपये पर केजी, जो गरीब है उसको, है ना। 35 केजी पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया जाएगा। देख रहे हो कितना केजी। तो इसमें अंत्योदय अन्न योजना सेम सब्सिडी प्राइस पर दिया जाएगा। वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को भी दिया जाता है कुछ कुछ, चिल्ड्रेन को 6,000 रुपया, चिल्ड्रेन एज ऑफ 6 मंथ एंड 40 ईयर्स विल बी, ये सब राशन कार्ड ये सब मिलेगा।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है ये सब अपना, इसमें कुछ तो है नहीं। पढ़ लोगे उस सबको? पढ़ना, छोटा छोटा नोट्स बनाना। अगर तुम लोग योजना वाला जो पीडीएफ था उसको अगर पढ़ा होता तो ये सब अपने समझ में आ जाता। हम इसको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, और हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे जो मेंस में काम आएगा। फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग समझ में करते हो, अभी खाद्य प्रसंस्करण मेंस में क्वेश्चन में पूछा था, इसी साल का, पिछले साल का क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। अर्बन लोअर मतलब लोअर अर्बन पॉपुलेशन है, 30% पॉपुलेशन ही शहरी है इंडिया में। तो इंडिया में क्या है कि जो शहरी भोजन क्या होता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सब जो है, सब मतलब कि रेस्टोरेंट में खाना, ये सब क्या हो गया, अर्बन फूड हैबिट है, अर्बन फूड हैबिट। तो इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन शहरी नहीं है कि उनको अर्बन फूड हैबिट हो जाए, टिपिकल अर्बन फूड हैबिट। देखो अमेरिका में क्या होता है कि लोग के पास इतना भी टाइम नहीं होता है, इधर से गया घर से, रास्ते में दुकान है, पैक्ड खाना है, लिया, खाते 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 ऑफिस पहुंचा, ड्यूटी किया, फिर उधर से खाना लिया, खाते 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 आया, सो गया। इतना भी टाइम नहीं है। हाँ, ये सब सिस्टम है। तो इतना लोग के पास टाइम नहीं है कि अब खाने के लिए नहीं, चलते चलते में खाना खा रहे हैं, सब कुछ टाइम कैसे रिड्यूस करना है वो अपना सीखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग पढ़ाई के लिए अब इतना भी टाइम नहीं बचेगा कि खाने के लिए, तब खाते 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 में अपना मतलब पढ़ते पढ़ते में खा रहे हैं, खाते खाते पढ़ रहे हैं, घूमते मोबाइल चला रहे हैं, पर उसमें भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर से कुछ नोट्स ओपन करके पढ़ रहे हैं, तो तब जाके एग्जाम निकलता है। अगर किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, जैसे डेवलप होना है, तो ये सब टाइम को मैनेजमेंट करना, टाइम बचाना सीखना पड़ेगा। मतलब जो आदमी जो मतलब कि 4 दिन में जो काम करता है, आपको 1 दिन में करना सीखना पड़ेगा। ऑफिसर किसको बनाया जाएगा, जो 100 लोगों को एक बार में मैनेज कर ले, जो 100 लोग से नहीं हो रहा है आपको देख के आइडिया दे के करवा ले। तो इसके लिए स्टडी बहुत जरूरी है, डेप्थ स्टडी, नहीं कि ऊपरे ऊपरे एसएससी रेलवे लिखा नोट लिए, वो दो जना क्वेश्चन नौकरी कर लिए, नौकरी नहीं करना है, सर्विस करना है ना। वट एवर द अर्बन पॉपुलेशन इंडिया, मतलब टिपिकल देखो फूड, टिपिकल अर्बन फूड हैबिट नहीं है आजकल। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है, रिसेंट टाइम में अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा तभी ना डिमांड सप्लाई इंक्रीज करेगा। आजकल तो जब से डोमिनोज ये क्या आ गया है, अरे ये वो कंपनी है ना जो खाना अवेलेबल करवाती है, पहुंचाती है, जोमेटो, तब से कहीं कहीं जाके हुआ है कि लोगों के पास ये सब के बारे में अर्बन फूड हैबिट लगा है कि अपने से खाना नहीं बनाना। ठीक 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 वही। तो इतना जनरली स्लो फूड इस सब के बारे में ये सब समझ लेना इसका, है ना। जो गैट ओईसीडी के अनुसार अभी भी देखोगे ना कि इंडिया में बहुत ज्यादा, लगभग 19% के आसपास इंक्रीज करने का विकास हो सकता है ना। जनरली क्या होता है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ फूड आइटम विच हैव शॉर्ट लाइफ गेट वेस्टेड। इंडिया में बहुत ऐसा भोजन है जो जल्दी से खराब हो जाता है, जैसे पनीर वनीर सब है उसको फेंक दिया जाता है। तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग ऐसा कर दो कि वो खराब नहीं। जैसे दूध 1 दिन में खराब हो जाता है, तो आज पैकेज मिल्क आ गया है, 6 महीने तक वैसा ही रहता है। तो सब टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तब ना, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगा थोड़ा सा, मतलब वो यही सब है, मिशन सब रखा गया है आपको फूड प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है।
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इसको इम्प्रूव कर दो। फाइनली क्या है कि आपको ऐसा भोजन बनाओ जो जल्दी से पच जाए। चला गया। एम क्या होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग का? मेक फूड मोर डाइजेस्टेबल, न्यूट्रिशियस, एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ। मतलब कि वो जल्दी से पाचन हो सके, उसमें थोड़ा सा पोषण का माध्यम हो, जैसे विटामिन सी सब हो, और उसका लाइफ टाइम बढ़ जाए, है ना? ये सब मेन बात है फूड प्रोसेसिंग का। जैसे जितना भी आजकल हेल्थ ड्रिंक्स होता है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। आजकल फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि किसान को ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलता है, इसका उत्पादन ज्यादा होता है और रिस्क कम होते जा रहा है धीरे धीरे। कंज्यूमर को अलग अलग टाइप का दूसरे दूसरे सीजन में खाना मिल जाए, भोजन मिलेगा। दूसरा, बेटर प्राइस पर नया नया प्रोडक्ट्स मिलने लगता है। इकोनॉमी में क्या है, नया नया जॉब का, बिजनेस का क्रिएशन होता है, जिसके कारण रोजगार उत्पन्न होता है एम्प्लॉय के लिए, मैंने नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है। तो समझ रहे हो ना फूड प्रोसेसिंग कैसे। आजकल जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें लो ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पुअर छोटा सा बिजनेस कर दिए, छोटा सा ही काम चल जाएगा, ज्यादा उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब क्रेडिट, इनएडुकेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, मतलब कि हाई लेवल ऑफ फ्रेगमेंटेशन है। बहुत टाइप का आप बिजनेस शुरू कर सकते हो फूड प्रोसेसिंग में। रूल रेगुलेशन को लेकर चलता है फूड प्रोसेसिंग से, तो कुछ रूल रेगुलेशन का नाम जान लो। कुछ लाइसेंस लेना होगा। किससे? इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम उसमें डुप्लीकेट सामान नहीं बेच रहे हैं, अल्कोहल का कितना परसेंट है, ये सब। जनरली ज्यादातर में ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता है। देखो, मैन्युफैक्चर और आइटम रिजर्व, मतलब कह सकते हो मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज को एफडीआई परमिसेबल है 25% ऑटोमेटिक रूट से। अब एफडीआई तुमको नहीं समझ में आता होगा, 24% ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, ये सब आगे समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो। अब देखो लास्ट छ मतलब कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है, कितना कितना कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या क्या, ये सब लोग। वैसे ही प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना में आ गया, कुछ स्कीम सबका नाम है जो तुम लोग स्कीम पढ़ोगे, और कुछ नहीं। बोलोगे तो हम उसको ही पढ़ा देंगे स्कीम को, लेकिन वो सब कुछ है नहीं, करंट अफेयर पढ़ना ही है। जनरली अभी डबल, मतलब किसानों की आय को दोगुना करने की बात की गई थी 2-4-5 साल पहले, तो उसके लिए देखो 2022 तक मोदी जी एम रखे थे। तो क्या क्या इरिगेशन पर फोकस किया जाएगा, पर क्रॉप मॉडल, सॉइल हेल्थ कार्ड का टेस्ट होगा, है ना? कोल्ड चेन, पुअर हार्वेस्ट को अपना कोल्ड स्टोरेज में सामान रखने की सुविधा दी जाएगी, ये सब क्रेडिट प्रमोट किया जाएगा। पीएम किसान के अंतर्गत 6,000 रुपया 3 किस्त में दिया जाता है, वही वाला बात। रैतु बंधु है, लॉन्च किया गया था खरीफ के लिए 2018 में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा जो योजना लॉन्च करती है, वैसा ही कृषक बंधु, न मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, न रैतु भरोसा। आजकल वुमेन फार्मर का कंसेप्ट आ गया है, मतलब कि वुमेन भी आजकल खेती करने लगी है। अभी बिहार की ही एक औरत को किसान चाची के नाम से है, उनको मिला था क्या, पद्म श्री शायद मिला था, पद्म श्री नहीं, पद्म श्री तो एक भारत रत्न होता है, उसके नीचे कौन सा आता है,
हाँ, पद्मश्री। हाँ, ठीक है, ठीक, पद्मश्री ही मिला था। यहीं मुजफ्फरपुर जिला के ही हैं। तो देखो, वुमेन फार्मर भी आजकल, वुमेन भी खेती करने में अपना नाम योगदान कर रही है। ये सब फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, वही सब स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। यहाँ पर देखो, 15 अक्टूबर को एवरी ईयर वुमेन फार्मर्स डे मनाया जाता है। अब देखो, डिक्लेयर घोषित कर दिया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए। एक टर्म है इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आजकल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया है नया नया। इसमें क्या है कि मतलब कि लगातार आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इनकम को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए कुछ अपना नया नया सिस्टम अपनाना पड़ेगा। जैसे वो जो बनाते हैं ना पॉली हाउस वाला कंसेप्ट, जो खेती पहाड़ी इलाका में हो सकता है, वो नॉर्मल लेवल पर हो सकता है। मतलब इस प्रकार से खेती करो कि ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए, और जिस मतलब कि सीजन बदल बदल के खेती हो जाए, तो उसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके लिए कुछ मॉडल विलेज बनाए गए, किसान विकास केंद्र है वहां पर बहुत सारा। मतलब यही सब है, लुकिंग है। मतलब अब देखो आगे की ओर क्या होता है। ये एग्रीकल्चर के बारे में समझ में आया ना। तो है ना, ये सब है एग्रीकल्चर के बारे में कंसेप्ट सब। अब आप लोगों को क्या करना है आज, कैसे एग्रीकल्चर चैप्टर को एक बार गो थ्रू हो जाना है, पूर्ण रूप से पढ़ जाना है। छोटा छोटा अब शॉर्ट नोट्स बनाना है। हम अभी पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर एक दो दिन और, क्योंकि एग्रीकल्चर मेंस से संबंधित है, थोड़ा मेंस वाला भी कंसेप्ट सब बताना है। अभी तक इसको पढ़ाना शुरू करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर चलेगा आपको कम से कम 10 दिन, लेकिन फिर भी उतना अभी ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, पहले सीखो। देखो, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब किसान सब संवर्धन, जितना भी मानधन योजना, हरित क्रांति, बागवानी मिशन, टोटल सॉइल हेल्थ कार्ड, जितना भी है। यहाँ तक है ना, टोटल 31 पेज तक। नहीं, दस का 20 इतना पढ़ो, एक दिन में 50 पेज तो पढ़ नहीं सकते। छोड़ो, उतना नहीं। यहाँ 39 पेज तक पढ़ सकते हो एक दिन में। सुनाई दे रहा है सबको। हम बुक नहीं खोले हुए हैं, बोलो ना। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 39 पेज तक जनरली ये जो योजना है सब है, ये सब तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में जो आता है 100, और दूसरा मत्स्य और पशुपालक डेयरी मंत्रालय में जो आता है टोटल 38-39 पेज तक है। उसको एक दिन में पढ़ जाना है आज पूर्ण रूपेण। शॉर्ट नोट शॉर्ट्स बना के, पूरा नहीं लिखना है, नाम ध्यान आना चाहिए। मतलब हर एक योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट 4-5 लाइन होना चाहिए। उसका एक नोट्स बनाते चलना, चाहे प्रिंटेड है तो उसी में अंडरलाइन करना, पढ़ जाना। और दूसरी बात कि जो चैप्टर था एग्रीकल्चर वाला, उसको पूरा रिवीजन कर जाना है, आज का होमवर्क यही। आज इतना कर लोगे ना सब लोग।
है ना? तुम लोग कभी बोल रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि बस हम कह दिए हमारी बात बस वैसे ही खत्म। अब अगला चैप्टर क्या है पता है ना आप लोग को? इंडस्ट्री है ना? देखो एक सबसे बड़ी बात है, ये सब चैप्टर पढ़ोगे ना तो जाके दो जगह फायदा करेगा। ज्योग्राफी पढ़ाने में हमको बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ज्योग्राफी में इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो होता है ना, यही सब बात फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, तो वो सब हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ा देंगे, काम चल जाएगा, हम मेन थ्योरी पढ़ा देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो, लेकिन एक इंडस्ट्री पढ़ाने से पहले हमको देखते हैं आप लोग को, लेकिन वो सब तो एग्जाम के समय पढ़ाना ठीक रहता है, अभी पढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा। चलो उतना खत्म करो, हम इंडस्ट्री पढ़ा देंगे, तो एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाना होगा बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाएंगे, चाहे अलग टाइम में उसको पढ़ा देंगे, एग्रीकल्चर और बहुत कुछ। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इकोनॉमिक्स जल्दी खत्म भी करना है। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही पर। ओके, सेव नहीं ना करना होता है।